जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बाजेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हुई एक नया वीडियो लेकर। विषय है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। इसके पूर्व भी हमने 26 वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पर दंड प्रक्रिया संहिता से संबंधित अपलोड कर दिया है। कृपया आप लोग जरूर देखें। रिवीजन के पर्पज से है। मेंस और प्री में जितने भी हमने वीडियो बनाए हैं उनसे संबंधित लगभग क्वेश्चन आते हैं, उसको आप लोग एक बार जरूर देखिएगा। और अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है, कृपया सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं तो इसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तथा वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। आते हैं विषय पर। आज हम चर्चा करेंगे अध्याय 6 का, जिसमें आदेशिकाओं के बारे में दिया गया है। हाजिर होने को विवश करने के लिए आदेशिकाएं जारी की जाती है न्यायालय द्वारा। उसमें समन भी होता है, वारंट भी होता है, उद्घोषणा भी की जाती है और कुर्की भी की जाती है। ये सब सारी प्रक्रियाएं हैं। तो हम इसमें खासकर समन और वारंट से संबंधित प्रावधानों को तुलनात्मक अध्ययन करते हुए देखेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो बनाने का पर्पज सिर्फ रिवीजन है और मेंस में अलग अलग टॉपिक पे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ हम क्या क्या अंतर है इसमें थोड़ा सा समझते हुए इसका अध्ययन हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले जो समन या वारंट जो भी है, ये एक चीज समझ लीजिए कि न्यायालय द्वारा ये ऐसी आदेशिका है जिसमें इसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ जिस व्यक्ति को समन किया गया है, जिस व्यक्ति को विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, या जिसके विरुद्ध उद्घोषणा जारी की गई है, या जिसके विरुद्ध कुर्की की गई है, सिर्फ उसकी हाजिरी सुनिश्चित करने के लिए ही ये सब प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। यदि वह व्यक्ति समन या वारंट पे ही यदि समय से न्यायालय में हाजिर हो जाता है तो फिर आगे की प्रक्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हम लोग समन और वारंट को एक एक करके देखते चलते हैं। तो जब आदेशिकाओं की बात आती है तो हम लोग धारा 204 देखते हैं, तो उसमें एक सामान्य बात कही गई है कि समन मामले में समन भेजा जाएगा और वारंट मामले में यथासंभव वारंट भेजा जाएगा। ये एक सामान्य नियम है। लेकिन जब धारा हम 86 पढ़ते हैं तो उसमें एक बात कही गई कि समन के स्थान पर वारंट भी जारी किया जा सकता है और उसके लिए कंडीशन है। जैसे उसमें कंडीशन गिनाए गए हैं कि जैसे व्यक्ति फरार हो गया हो, या समन से बचने की तामिला से बचने की कोशिश कर रहा हो, या समन की तामील हो गई है बावजूद इसके जो है न्यायालय में वो उपस्थित नहीं हो रहा है, तो समन के स्थान पर उसके खिलाफ वारंट भी जारी किया जा सकता है। उसका कारण हम लिखित कर लेगा न्यायालय कि किस कारण से हम वारंट जारी कर रहे हैं। अब आते हैं हम लोग समन और वारंट के बारे में देख लेते हैं। तो धारा 61 को जब हम लोग पढ़ते हैं तो समन में उसमें एक बात कही गई है कि ये 2 प्रतियों में होगा और न्यायालय द्वारा सील्ड किया जाएगा, मोहर किया लगाया जाएगा और उस पर पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर होगा। लेकिन जब हम धारा 70 पढ़ते हैं तो उसमें भी सारी बातें सेम रहती हैं। सिर्फ इसमें एक चीज ध्यान देने की बात है कि वारंट 2 प्रतियों में नहीं होता है। वारंट कई व्यक्तियों के लिए जारी की जा सकती है। निष्पादित करने के लिए जितने व्यक्तियों को जारी किया जाएगा वह व्यक्ति उतने प्रतियों में हो सकता है, लेकिन 2 प्रति में नहीं होगा। यहाँ क्या है कि प्रति की बात करें, एक प्रति उसको हैंडओवर कर दिया जाएगा जिस व्यक्ति को तामिला कराया जाता है जिसके विरुद्ध है, और एक प्रति उस पर पृष्ठांकन करके न्यायालय को भेज दिया जाएगा जिससे ये सबूत होगा कि उसका तामिला हो चुका है। अब एक चीज तो क्लियर हो गया कि समन सदैव 2 प्रतियों में होता है। इस पे भी पीठासीन अधिकारी का सिग्नेचर होगा, मोहर होगा और उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध समन जारी किया गया उसका नाम होगा। वारंट में भी सब कुछ यही रहता है, बस वो 2 प्रतियों में नहीं रहता है। अब एक चीज और इसमें जो अंतर देखने को मिलता है कि समन का तात्पर्य कहीं से गिरफ्तारी नहीं होता है। समन उसी प्रकार से प्रयोग किया जाता है जिस प्रकार से सिविल प्रक्रिया संहिता में समन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि उस व्यक्ति को इस बात की नोटिस हो जाए कि उसको न्यायालय में अमुक तारीख को या अमुक दिन को इतने बजे उसको न्यायालय में उपस्थित रहना है। इसी बात के लिए समन जारी किया जाता है। लेकिन वारंट में ऐसा कुछ नहीं होता है। वारंट में जब धारा हम 71 पढ़ते हैं उसके सिवाय सिर्फ और सिर्फ गिरफ्तारी ही होती है, क्योंकि न्यायालय में स्पष्ट ये कहा जाता है कि उसको गिरफ्तार करके उस व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर किया जाए, और इसी बात के लिए उसका जो है वारंट जारी किया जाता है। जब हम धारा 70 पढ़ते हैं तो 70 में एक बात इसमें लिखा गया है कि उपधारा 2 में कि ऐसा प्रत्येक वारंट तब तक प्रवर्तन में रहेगा जब तक वह उसे जारी करने वाले न्यायालय द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है या जब तक वह निष्पादित नहीं कर दिया जाता है। यानी कि निष्पादित करने से तात्पर्य यही है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय में उपस्थित करा देना। तो ये प्रक्रिया है।
जबकि समन में आप लोग देखेंगे प्रतिस्थापित समन भी होता है। अब प्रतिस्थापित समन जो है धारा 65 में दिया गया है, और वो कैसे होता है, ये उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से सिविल प्रक्रिया में प्रतिस्थापित समन की जाती है, तामिला किया जाता है, उस तरीके से ये होता है। अब इसमें होता क्या है कि उस व्यक्ति का जहां वो मामूली तौर पर निवास करता है, उसके मकान के सहदृश्य भाग पर चस्पा कर दिया जाता है, और वो चस्पा करके जो भी वहां पे व्यक्ति उपस्थित हैं उनसे पृष्ठांकन करा लिया जाता है, और मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को समन सर्व हो गया। ये धारा 65 में दिया गया है। और व्यक्तिगत तामील भी धारा 62 के तहत ये कहा गया है कि उसको व्यक्तिगत तामील भी किया जाएगा। अब ये उपधारा 2 में कह रहा है कि यदि साध्य हो तो समन किए गए व्यक्ति पर समन की तामील उसे उस समन की 2 प्रतियों में से एक का प्रदान या निवेदन करके व्यक्तिगत रूप से की जाएगी। तो ये एक प्रकार से समन की बात है। लेकिन जब हम वारंट की बात करते हैं तो उसमें किसी दूसरे तीसरे की बात नहीं कही गई। अब यहाँ से एक अपवाद भी है, जैसे समन में पता चलता है कि उसके जिसके विरुद्ध समन जारी किया गया वह व्यक्ति ही मौजूद नहीं है घर पे, तो उसके घर के जितने भी कोई वयस्क पुरुष होंगे, अब सीपीसी में देखिएगा वहाँ महिला और पुरुष दोनों के लिए मान्य है, लेकिन यहाँ पे यदि क्रिमिनल प्रोसीडिंग की बात की जाए, समन भेजा जाता है, तो ये धारा 64 में कहा गया है कि वहाँ का उस मकान में निवास करने वाले जो भी उसके वयस्क पुरुष होंगे उनको सर्व कर दिया जाएगा समन, और ये मान लिया जाएगा उनसे पृष्ठांकन करवाने के पश्चात मान लिया जाएगा कि उस व्यक्ति को समन सर्व कर दिया गया जिस व्यक्ति के विरुद्ध समन जारी किया गया है। यहाँ भी ये बात कही गई है कि जो सेवक होगा कुटुंब का सदस्य नहीं होगा, ये बात धारा 64 में कहा गया है। और लेकिन वारंट जब जारी किया जाता है तो वारंट में धारा 71 में यह कहा गया है कि जो व्यक्ति जिसके विरुद्ध वारंट जारी किया गया है यदि जमानती अपराध से संबंधित है मामला, और न्यायालय उस पर पृष्ठांकन करके वारंट जारी करता है कि यदि वो व्यक्ति जिस समय गिरफ्तार किया जाए, जिस व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और वह जमानत देने के लिए तैयार है, तो उसको जैसा भी स्थिति हो प्रतिभूत सहित या रहित जमानत देने पर उसको छोड़ दिया जाएगा, और इस बात के लिए सुनिश्चित किया जाएगा कि वो उस अमुक तिथि पर वो न्यायालय में उपस्थित रहेगा। तो ये बात धारा 71 में कहा गया। बाकी यहाँ कोई और प्रक्रिया नहीं है। यदि उसको गिरफ्तार किया जाता है तो न्यायालय में हाजिर ही किया जाएगा। अथॉरिटी कोई नहीं है उसको सिवाय 71 के कि उसको जमानत पे छोड़ा जाए। अब एक बात आता है कि समन यदि जुरिडिक्शन के बाहर किया जाता है तो क्या प्रक्रिया होगा, तो धारा 68 ये बताता है कि यदि समन किसी व्यक्ति को किया जाता है जो कि उस न्यायालय के जुरिडिक्शन के बाहर का है, तो उस न्यायालय के द्वारा जहां भेजा गया है जिस व्यक्ति को उसकी समन जारी की गई है, तो 68 में दिया गया है कि जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए, ये 67 में दिया गया है और 68 में इसका सबूत की बात कहा गया। 67 में ये कह रहा है कि जब न्यायालय चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर किसी स्थान में की जाए, तब वह मामूली तौर पर ऐसा समन 2 प्रतियों में उस मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसकी स्थानीय अधिकारिता के अंदर उसकी तामील की जानी है या समन किया गया व्यक्ति निवास करता है। ये धारा 67 में ये बात कही गई है, और इसमें केवल एक अथॉरिटी की बात कर रहा है कि उस अधिकारिता रखने वाला जो मजिस्ट्रेट होगा वहां का, उसके पास ही भेजा जाएगा। लेकिन जब हम धारा 78 पढ़ते हैं तो उसमें 3 अथॉरिटी की बात कही गई है। एक तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को दिया गया है, दूसरा पुलिस अधीक्षक को दिया गया है, और तीसरा पुलिस आयुक्त को दिया गया। यानी कि यदि जुरिडिक्शन के बाहर किसी को वारंट इशू कराना है, माने वारंट का तामील कराना है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध वारंट की गिरफ्तारी करवानी है वारंट के जरिए, तो उस जिले के कार्यपालक मजिस्ट्रेट को भी भेजा जा सकता है, या पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है, या पुलिस आयुक्त को भेजा जा सकता है, और वो उसी प्रकार कंप्लायंस करेंगे जिस प्रकार की उनके जुरिडिक्शन का वो मामला हो। तो ये धारा 67 और धारा 68 में ये बातें कही गई हैं, सॉरी धारा 78 में ये बातें कही गई हैं। और जो 68 कह रहा है, 68 उसकी बात कर रहा है कि यदि जिस व्यक्ति को भेजा गया वहाँ कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, और वो अपने मातहत किसी व्यक्ति को समन पृष्ठांकन करके भेजता है और उस व्यक्ति द्वारा उस पर द्वितीय प्रति पे पृष्ठांकन करा के वापस कर लिया जाता है, तो ये माना जाएगा कि वो समन सर्व हो गया है और वो सबूत के रूप में प्रयोग किया जाएगा। तो ये मूलभूत अंतर है अथॉरिटी के रूप में। अब एक बात और आता है कि यदि किसी निगमित निकाय के पास भेजना हो कोई समन, तो उसके लिए कौन अथॉरिटी होगी वहाँ समन रिसीव करने के लिए, तो वहाँ पे ये कह रहा है कि वहाँ का निगम का सचिव हो सकता है, स्थानीय प्रबंधक हो सकते हैं, या अन्य प्रधान अधिकारी हो सकते हैं। ये बात धारा 63 में दिया गया है। और धारा 66 में कहा गया यदि सरकारी सेवक पर तामील करना हो समन, तो उसके लिए उसका प्रधान जो होगा उस डिपार्टमेंट का,
उसके पास सर्व कर दिया जाएगा। यानी कोई सक्रिय सेवा में है, चाहे राज्य सरकार के या जो केंद्र सरकार के, तो जिस डिपार्टमेंट में है उस डिपार्टमेंट के प्रधान किसी व्यक्ति को, जो वहाँ का प्रधान होगा, उसको समन सर्व करा दिया जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि उसको सर्व करा दिया गया। तो ये अथॉरिटी है जिसको धारा और ध्यान में रखना होगा कि किस धारा में कौन सी अथॉरिटी है और कहाँ क्या किया जाता है। अब एक प्रक्रिया जैसे यहाँ पे 78 में प्रक्रिया दी गई है 68 में कि धारा 67 के तहत यदि कोई व्यक्ति समन किया गया है, जिस व्यक्ति को वो जुडिक्शन के बाहर है, तो उसके स्थानीय अधिकारिता में निवास करने वाला जो मजिस्ट्रेट है उसको समन दिया जाएगा। और 78 में 68 में एक प्रक्रिया बताया गया है कि फिर वो क्या प्रक्रिया करेगा। तो ये कह रहा है कि जब न्यायालय द्वारा जारी किए गए समन की तामील उसकी स्थानीय अधिकारिता के बाहर की गई है तब, और ऐसे किसी मामले में जिसमें अधिकारी जिसने समन की तामील की है मामले की सुनवाई के समय उपस्थित नहीं है, मजिस्ट्रेट के समक्ष किया गया तत्परित या शपथ पत्र की ऐसे समन की तामील हो गई है और समन की दूसरी प्रति जिसका उस व्यक्ति द्वारा जिसको समन प्रदत्त या निवेदित किया गया था या उसके पास छोड़ा गया था, धारा 62 या 64 में उल्लिखित प्रकार से पृष्ठांकित होना तात्पर्य है, तो साक्ष्य में गिरा होगी और जब तक तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए उसमें किए गए कथन सही माने जाएंगे। यानी कि जो दूसरी प्रति है उसका पृष्ठांकन करके वापस आता है और उस पर ये बात दर्ज है कि समन की तामील हो गई है, तो वो तब तक माना जाएगा कि समन का तामील हो गया है जब तक कि उसका खंडन न कर दिया जाए साक्ष्यों द्वारा। अब इसी तरीके का जब हम लोग 78 पढ़ते हैं कि जब धारा 78 में कहा गया कि वारंट किसी ऐसे न्यायालय के जुडिक्शन में भेजना है जो कि उसके स्थानीय अधिकारिता में नहीं है, तो वहाँ सक्षम अधिकारिता वाले कौन व्यक्ति हैं, वहाँ का कार्यपालक मजिस्ट्रेट है, पुलिस अधीक्षक है या पुलिस आयुक्त है, उन किसी भी व्यक्ति को भेजा जा सकता है। और उसकी प्रक्रिया धारा 81 में बताई गई है और 81 में ये कहा गया है कि जब उनके उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रक्रिया जिसके समक्ष ऐसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति लाया जाए, तो अब धारा 80 को भी देख लेते हैं। यदि वो 30 किलोमीटर के भीतर निवास करता है तब तो उसके जिसके द्वारा न्यायालय द्वारा जारी किया गया है वारंट उसी के न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन यदि 30 किलोमीटर के बाहर का है तब वो धारा 81 की बात आती है और इसमें एक प्रकार से रिमांड की बात आती है। और ये कह रहा है कि यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति प्रतीत होता है जो वारंट में जारी करने वाले न्यायालय द्वारा आश्रित है, तो ऐसा कार्यपालक मजिस्ट्रेट या जिला पुलिस अधीक्षक या पुलिस आयुक्त उस न्यायालय के पास उसे अभिरक्षा में भेजने का निर्देश देगा। यानी कि रिमांड की बात आएगी और रिमांड पे उस न्यायालय में प्रस्तुत कराया जाएगा। अब ये प्रोविजो कह रहा है कि परंतु यदि अपराध जमानतीय है और ऐसा व्यक्ति ऐसी जमानत देने के लिए तैयार और रजामंद है जिससे ऐसे मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त का समाधान हो जाए, या वारंट पर धारा 71 के अधीन निर्देश पृष्ठांकित है और ऐसा व्यक्ति ऐसा निर्देश द्वारा अपेक्षित प्रतिभूति देने के लिए तैयार और रजामंद है, तो मजिस्ट्रेट जिला अधीक्षक या आयुक्त यथास्थिति ऐसे जमानत या प्रतिभूति लेगा और बनपत्र उस न्यायालय को भेज देगा जिसने वारंट जारी किया गया था। और इसका बल वैसे ही होगा जिस प्रकार से धारा 437 में बल होता है जब कोई वारंट माने किसी व्यक्ति को जमानत पर छोड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया है। तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से समन और वारंट जारी किया जाता है, समन और वारंट किस प्रकार से भिन्न है, और यदि समन और वारंट किसी स्थानीय क्षेत्राधिकार के बाहर किसी को सर्व कराना होता है तो उसमें कौन कौन से कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं। मुझे आशा है कि मेरी बातों को आप लोग को जरूर समझ में आया होगा। वीडियो लंबा हो जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।